खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। पेंशनर भवन में अनैतिक गतिविधियां सामने आने पर हुआ हंगामा और चपरासी को किया गिरफ्तार। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया था खुलासा। भारी जाब्ते के साथ चलाया बुलडोजर और हटाया अतिक्रमण। नयाबाद पुलिस सर्किल और आसपास हुई कार्रवाई। राष्ट्रीय तैराक को युवकों ने घेरकर की मारपीट। रूपबाज की घटना का सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने। और मोदी के 12 साल को भाजपा ने बताया ऐतिहासिक और कांग्रेस ने काला कार्यकाल दिया करार। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष की सामने आई प्रतिक्रियाएं। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर के स्कीम 10 स्थित पेंशनर भवन में गत रात्रि कथित अनैतिक गतिविधियों का मामला सामने आने पर हंगामा खड़ा हो गया। सूचना मिलने पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद सहित सामाजिक कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने भी यहां पहुंचकर कार्रवाई करते हुए पेंशनर भवन के चपरासी रामचंद्र को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार पेंशनर भवन में लंबे समय से अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की शिकायत मिल रही थी। आरोप है कि चपरासी रामचंद्र लोगों से पैसे लेकर भवन के कमरे उपलब्ध कराता था। इस खुलासे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला भी मौके पर खड़ी दिखाई दे रही है। वायरल वीडियो में चपरासी रामचंद्र कथित रूप से भवन में कमरे उपलब्ध कराने और अवैध गतिविधियां संचालित कराने की बात स्वीकार करता नजर आ रहा है। उधर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के मौके पर पहुंचने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। मामले की भनक लगने पर संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध जताया। उधर पेंशनर भवन संस्था के अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी देर रात मिली। उन्होंने बताया कि संस्था को चपरासी की ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की कोई जानकारी नहीं थी। शर्मा ने कहा कि पेंशनर भवन वरिष्ठ नागरिकों की संस्था है और यहां इस तरह की घटनाएं होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं संस्था जल्द बैठक बुलाकर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उधर बजरंग दल के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह राजावत ने बताया कि संगठन के कार्यकर्ता शहर में धर्मांतरण जैसी गतिविधियों की सूचनाओं की पड़ताल कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें पेंशनर भवन में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली। इसके बाद कार्यकर्ता वहां पहुंचे जहां कथित अनैतिक गतिविधियों का मामला सामने आया। उन्होंने प्रशासन से ऐसे मामलों पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है। उधर कोतवाली पुलिस ने बताया कि मामले में रामचंद्र नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। मैं तो यहाँ 12 साल से अध्यक्ष हूँ। बाकी एक दो बार ऐसी संगत है यहाँ ऐसे टाइम में टाइम ये कराता है। तो इसको मैंने खूब समझा दिया। मैंने ये बात नहीं होती है तो आगे कर रहा हूँ। हालांकि कौन है तो पकड़ा ये नहीं होगा। अलवर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। नयाबाद सर्किल से ज्योतिबा फुले सर्किल के बीच नगर निगम और UIT की टीम ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ अभियान चलाया। टीम 2 JCB मशीनों के साथ मौके पर पहुंची और कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान नयाबाद के पास बीजेपी पार्षद के घर के बाहर बने चबूतरे को भी ढहा दिया गया। इसके अलावा मार्ग में अन्य मकानों और दुकानों के बाहर अवैध रूप से बनाए गए पटाव, पिलर, टीन शेड और चबूतरों को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक इस मार्ग पर लोगों ने करीब 10 से 15 फीट तक सड़क पर अवैध कब्जा कर रखा था। कार्रवाई के दौरान उस समय माहौल गर्मा गया जब टीम ने शुरुआत में स्थानीय पार्षद सीताराम चौधरी के घर के बाहर बने अतिक्रमण को छोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए आपत्ति जताई और हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि माहौल बिगड़ता देख दस्ते ने तुरंत JCB आगे बढ़ाई और पार्षद के घर के बाहर बने अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चला दिया। इसके बाद टीम ने बिना किसी भेदभाव के सभी घरों और दुकानों के बाहर से अतिक्रमण हटाया। उधर कार्रवाई के दौरान कई जगहों पर दुकानदारों और मकान मालिकों ने निगम की टीम का हल्का विरोध भी किया, लेकिन मौके पर तैनात पुलिस प्रशासन ने लोगों की समझाइश कर अतिक्रमण हटा दिया। UIT तहसीलदार और नगर निगम अधिकारी निशा लखानी सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। उनका कहना है कि शहर को जाम से छुटकारा दिलाने और सड़कों को चौड़ा करने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। हमारा आज का रूटीन के हिसाब से तो
मनु मार्ग से सर्किल से लेकर के अपना ये महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल तक का था, लेकिन कल कुछ हमारी कार्यवाही अधूरी रह गई थी नयाबाद सर्किल से ज्योतिबा फुले के बीच में। तो जिन लोगों ने जो नाला है उसके ऊपर में जो पक्के अतिक्रमण कर रखे हैं उनको आज जेसीबी द्वारा हटवाया गया। शेष निगम स्तर से एक बार आप जानकारी एक बराबर तोड़ा है। पार्षद का केवल जो सीवरेज की लाइन थी ना उसे ही छोड़ा गया है, बाकी जगह नहीं छोड़ा गया, क्योंकि सीवरेज की लाइन टूट जाती तो दिक्कत हो जाती है। अब और कहाँ कार्रवाई किस तरह की करने वाले हैं? अभी हम लोग 19 तारीख तक कार्रवाई करेंगे और उसमें 10 जगह हमने चिन्हित की है, उन्हीं 10 जगह पे कार्रवाई होगी। अच्छा, जो कार्रवाई आप कर रहे हैं अभी नाले तक की कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद जो भवन है जो अनलीगल तरीके से बने हुए हैं उन पर भी कोई कार्रवाई का है? पक्के निर्माण के संबंध में नोटिस देके जानकारी ली जाएगी कि कहाँ तक के कागज और कितना अवैध निर्माण किया हुआ है। अभी आप कार्रवाई कर रहे हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा कि अतिक्रमण जो है काफी हद तक जो अनलीगल जो अतिक्रमण बना हुआ है वो है काफी। अतिक्रमण तो दिखाई दे रहा है। तो कार्रवाई करने से पहले आपने उनको समझाइश भी की थी? समझाइश की थी। हमारा टेम्पो 3-4 दिन लगातार इन्हीं रूटों पे गया था कि आप अपना अतिक्रमण हटा लो, उसके बाद भी नहीं हटाते। अलवर के रूबास स्थित एक निजी स्विमिंग पूल में राष्ट्रीय तैराक 20 वर्षीय मंथन चौधरी के साथ 4 युवकों द्वारा मारपीट की गई। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक युवक मंथन को बेल्ट से मारते और धक्का देते हुए दिखाई दे रहा है। पीड़ित के पिता की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ट्रेजरी ऑफिस के सहायक प्रशासनिक अधिकारी ओम प्रकाश चौधरी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनका बेटा मंथन चौधरी बेंगलुरु में पढ़ाई के साथ स्विमिंग की प्रोफेशनल प्रैक्टिस करता है। वह राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी भी है। मंथन करीब 10 दिन पहले उनसे मिलने अलवर आया था। प्रैक्टिस जारी रखने के लिए उन्होंने रूबास स्थित क्लब 57 के स्विमिंग पूल में उसके अभ्यास की व्यवस्था कराई थी। शिकायत के अनुसार 9 जून की शाम करीब 5 बजे वह स्विमिंग पूल में अभ्यास कर रहा था। उसी दौरान वहां 6 युवक मौजूद थे, जिनमें 4 पूल के अंदर और 2 बाहर थे। मंथन ने उनसे अनुरोध किया कि अभ्यास के लिए पुल की दीवार के पास करीब 4 फीट जगह छोड़ दें। आरोप है कि इसी बात पर युवकों ने गाली गलौज शुरू कर दी। जब मंथन ने इस संबंध में वहां मौजूद स्टाफ से शिकायत की तो युवक और भड़क गए। आरोप है कि एक युवक ने बेल्ट निकालकर उसकी पीठ पर वार किया और धक्का दे दिया। इसी दौरान स्विमिंग पूल की लाइट चली गई, जिससे सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए। शिकायत के अनुसार इसके बाद चारों युवकों ने मंथन को पानी के अंदर लात घूंसों से जमकर पीटा। चौधरी का आरोप है कि मारपीट करने वालों में मुख्य आरोपी जावेद है। इसके अलावा जाहुल और राहुल नाम के युवक भी घटना में शामिल थे, जबकि एक अन्य युवक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के नाम उन्हें स्विमिंग पूल संचालकों की ओर से बताए गए हैं। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि घटना के समय आरोपी नशे की हालत में थे। वहीं सदर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। ये मेरा बेटा जो नेशनल स्विमिंग प्लेयर है, अभी मेरी चूँकि अलवर पोस्टिंग है, बेंगलोर प्रैक्टिस करता है बच्चा, तो मेरे अलवर पोस्टिंग है तो मेरे पास ही मिलने के लिए आया हुआ था। तो रोबास में एक निजी स्विमिंग पूल है, मैंने बच्चों को वहाँ प्रैक्टिस के लिए भेजता हूँ। तो 9 जून को बच्चा शाम को लगभग 5 के लगभग वहाँ अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। तो वहाँ टोटल 6 बंदे जो पहले से वहाँ मौजूद थे, उनमें से 4 तो पानी में थे, 2 बाहर खड़े थे और 4 में से 3 ने शराब भी पी रखी थी। और तो बेटे ने उनसे निवेदन किया उन लड़कों से कि आप थोड़ा इस दीवार के सारे 4 फीट की जगह छोड़ते हुए आप एंजॉय कर सकते हो, जो कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नेशनल स्विमर हूँ। आप इस 4 फीट की जगह को आप मुझे डिस्टर्ब मत करना, बाकी आप एंजॉय करो। वो कुछ टाइम तो एंजॉय करते रहे, लेकिन बार बार बीच में, चूँकि वो शराब के नशे में, तो बीच में बच्चे को आकर के परेशान करने लग गए। तो बेटे ने क्या किया कि वहाँ जो एम्प्लॉय जो कार्यरत थे उनको कॉल किया, जो अपनी चैम्बर में वहीं बैठे हुए थे स्पोर्ट्स एकेडमी में, उनको कॉल किया कि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप इनको संभालो। वो जो एम्प्लॉय था वहाँ का वहाँ आया और उनको टोका ऐसा करने के लिए, तो वो उन एम्प्लॉय से बहस करने लग गए। और फिर बेटे को, जब बेटा अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, इसको रोक करके इसको गाली गलौज की, धक्का मुक्की की। उसमें से ये टोटल 7 थे, 7 में से जो 4 पानी में से थे, उनमें एक का नाम तो जावेद है, जैसा कि वहाँ के पुल के कार्मिकों ने हमें बताया। एक का नाम जाहुल है, एक का नाम राहुल है। ये जावेद नाम का जो बंदा, वो जैसा उनके बताए अनुसार इसने बच्चे को बेल्ट मारी और बेल्ट मारने के बाद भी बेटा अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के 12 साल और इसे लेकर सत्तारूढ़ दल एवं विपक्ष की प्रतिक्रियाओं की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल को जहां भाजपा ऐतिहासिक बता रही है, वहीं कांग्रेस के पास आरोपों की कमी नहीं है। गौरतलब है कि हाल ही में आप पार्टी के 7 सांसद आने से एनडीए को राज्यसभा में मजबूती मिली है। साथ ही अब ममता बनर्जी के करीब 20 सांसद आने की संभावना से लोकसभा में एनडीए का बहुमत बढ़ सकता है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद तोड़ने में पश्चिम बंगाल चुनाव प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं कांग्रेस द्वारा धनबल से राजनीतिक दलों को तोड़ने, एसआईआर और चुनाव आयोग के जरिए लगातार चुनाव जीतने एवं केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप दोहराए जा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस महंगाई बढ़ने सहित आर्थिक और विदेश नीतियों पर भी सवालिया निशान लगा रही है। इन आरोप प्रत्यारोपों पर जानते हैं भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की प्रतिक्रिया। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मेश शर्मा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन ने देश को मजबूत एवं विकसित किया है। साथ ही विश्व स्तर पर भारत का मान सम्मान और प्रभाव बढ़ाया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने को ऐतिहासिक बताया। साथ ही कहा कि अब भाजपा की 22 राज्यों में सरकारें हैं। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर कोर्ट के माध्यम से बनाकर 500 साल पुरानी लड़ाई को पूरा किया गया। पंडित धर्मेश शर्मा ने बताया कि वर्ष 1992 में भाजपा जिला अध्यक्ष होने के दौरान वे इस ढांचे पर पहुंचे थे। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल है वो 12 साल का पूरा हो चुका है। कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया है? ये भगवान की कृपा है नरेंद्र मोदी जी पर भी और भारतवर्ष पर भी। ये सनातन पर भी भगवान की कृपा है। ये संस्कृति पर, संस्कारों पर, भारत माता पर भगवान की बड़ी कृपा मानता हूँ। नरेंद्र मोदी जी जैसा एक कार्यशील, सक्षम, संकल्पबद्ध, एक उत्कृष्ट नेता भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं भारतवर्ष को मिला है, जिसने गरीब से गरीब आदमी की चिंता की है, क्योंकि उन्होंने खुद गरीबी देखी है। हमारे यहाँ तो एक कहावत भी है, जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो मोदी जी ने खुद ने गरीबी को झेला है, परिस्थितियों को झेला है। और मोदी जी उन सब बातों के लिए जिस दिन बने हैं उस दिन से भारत की ग्रामीण महिलाएं, शहरी महिलाएं शौचालय के लिए कितनी व्यथित थी, कितनी दुखी थी, उन पर ध्यान दिया, स्वच्छता पर ध्यान दिया, माताओं को गैस के सिलेंडर दिए, उनकी धुएं से बचत करी। कितना सोच है। आज गरीब आदमी भारतवर्ष में भूखा नहीं रह सकता। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन की व्यवस्था मोदी जी ने, भारत सरकार ने की है। कितने लोगों की दुआएं उनको मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि कोई भी भेदभाव नहीं है। न जाति के आधार पर भेद है, न धर्म के आधार पर भेद है। सब लोग भारत माँ के सपूत हैं, भारत माँ के बेटे बेटियां हैं। और सबको मोदी जी एक दृष्टि से देखकर, बिना किसी भेदभाव के उनकी सेवा कर रहे हैं। वो सही कहते हैं, मैं प्रधान सेवक हूँ, और वो सेवा का ही काम कर रहे हैं। भगवान ने उनको वो क्षमता दी है, भगवान ने उनको वो गुण दिया है, भगवान ने उनको वो दृष्टि दी है, जिससे वो भारतवर्ष की नई सृष्टि का रचना कर रहे हैं, नए तरीके से भारत को तैयार कर रहे हैं। तो कार्यकाल वो किस रूप में देख रहे हैं आप? कार्यकाल अद्भुत है, इससे पहले हुआ ही नहीं। यद्यपि अटल जी ने भारतवर्ष को एक मोड़ पर लाकर खड़ा किया था। 23 पार्टियों की सरकार चलाई, जो मजबूरी थी उसको झेलते हुए भी अटल जी ने भी परमाणु परीक्षण किया। अटल जी ने परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। और मोदी जी ने अटल जी की सारी योजनाओं को, भावनाओं को, उनकी दृष्टि को आगे बढ़ाया। सब लोग हम उसी विचारधारा के हैं। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। मोदी जी की सरकार के 12 साल के कार्यकाल के प्रमुख उपलब्धि आप कौन सी मानते हैं? उपलब्धि गिनाने में बहुत समय लगेगा, सर्वविदित है, सब जानते हैं। लेकिन एक देश में 2 विधान नहीं चलेंगे।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान इसी नारे पर हुआ था। मोदी जी ने, भारत सरकार ने धारा 370-35A को समाप्त करके दूसरा विधान जो था उसको समाप्त कर दिया। अब पूरे भारत में एक ही विधान है, एक ही देश का एक ही विधान है, और मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी एक देश एक चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, एक देश एक कानून की तरफ बढ़ रहे हैं, एक देश एक रचना की तरफ बढ़ रहे हैं। यूसीसी क्या नहीं किया है, लेकिन अभी भी उनके सपने हैं। वो भारत को, भारत के नागरिकों को उस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं जिस ऊंचाई का हकदार भारत और भारतवासी हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जिस तरह से राम मंदिर की जो निर्माण हुआ और जो कोर्ट का मामला था उसको सॉर्ट आउट किया, और राम मंदिर एक तरह से जनता को समर्पित भी किया है, न केवल मनाया है बल्कि जनता दर्शन भी कर रही है, इस उपलब्धि को कैसे देखते हैं? राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की कल्पना के लिए, उसके लिए 72 बार संघर्ष हुआ है वहां पर, और लाखों लोगों का बलिदान हुआ है। और 500 साल में, और मेरा तो जुड़ाव राम मंदिर आंदोलन से रहा। मैं राम मंदिर आंदोलन के लिए रामशिला पूजन का पूरे अलवर जिले का प्रभारी रहा। उसके बाद श्री राम जी की कार सेवा का 90 वाली कार सेवा का प्रभारी रहा। मैं खुद गया वहां, गिरफ्तार हुआ लखनऊ में, शाहजहांपुर जेल में रहा, जिसमें गोली चलाई मुलायम सिंह यादव ने। और जब 1992 का वो शुभ दिन आया 6 दिसंबर, जब वो ढांचा जिसको मस्जिद बताया, वो मस्जिद कभी था ही नहीं, वहां कभी अजान भी नहीं हुई, लेकिन ये देश विरोधी शक्तियां इस काम में लगी रहती हैं। उस दिन मैं कुबेर टीले पे ही था 6 दिसंबर 92 को, जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष भी था, दोनों कार सेवा में। लेकिन मैं ये कहता हूं, इस समय जो लोग जीवित हैं, ये उन लोगों की पिछले 500 साल में रहे हुए भारतवासियों में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है, जिनकी आंखों के सामने भगवान राम का मंदिर भगवान राम के जन्म स्थान पर बना है। भगवान राम अपने मूल स्थान पर विराजमान है। पूरी पूर्ण विधि विधान से उनकी पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है, सेवा हो रही है, और उनका ये वैभव न केवल भारत का, भारतवासियों का वैभव है, ये विश्व का वैभव है। भगवान राम की कृपा दृष्टि सब पर समान रूप से है, और विश्व का कल्याण तभी होगा जब भारत का उत्थान होगा। और हम पहले से ही हमारे मंत्रों में बोलते आ रहे हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमारी वही नजर है, वही दृष्टि है, वही सृष्टि है। उधर भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार वर्तमान में भारत दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को आर्थिक शक्ति बनाया जा रहा है। उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल के बारे में कहा कि ऐसा शासन ना पहले कभी आया है और ना ही भविष्य में आएगा। नेहरू जी के बाद और इंदिरा जी के बाद सबसे बड़ा कार्यकाल है, लेकिन पत्रकार महोदय मैं बताना चाहूँगा आपको कि इनके कार्यकाल में कभी देखा है कोई घपला हुआ हो, कोई आतंकवादी का आक्रमण हुआ हो? देश जब से इन्होंने शासन संभाला, जब देश प्रगति की ओर है और विश्व में भारत को जिस दिशा की ओर ले जा रहे हैं, महान शक्ति मान बनाने के लिए जो योजना है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी का मन है कि इस भारत का विश्व पटल पर सबसे अग्रिम पंक्ति पर रखा जाए, वो साकार होने जा रहा है और ये होगा। सर, जिस तरह के वर्तमान में हालात हैं, बीजेपी 22 राज्यों में शासन कर रही है, लेकिन फिर भी कई चुनौतियां हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, चुनौतियां तो होनी चाहिए। जब तक कहते हैं कि किसी व्यक्ति का निंदक नहीं होगा तो उसमें सुधार नहीं होगा, और प्रशासक और राजा का जब चुनौतियां नहीं हो तो अच्छा राजा कैसे कहलाएगा? लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, अच्छा विपक्ष होना चाहिए, हम भी ये चाहते हैं। लेकिन जब विपक्ष अच्छा होगा तो हमें मौका मिलेगा और हम अच्छा कार्यकाल करेंगे और देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। मोदी जी का मन है कि विपक्ष भी मजबूत हो और देश आगे भी बढ़े। सर, पहलगाम घटना हुई, बड़ा आतंकवादी घटना हुई, उस समय ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया, लेकिन वो अमेरिका के दबाव में उसको रोक दिया, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये गलत रूमर है, ये राहुल जी की भाषा बोल रहे हैं आप। अमेरिका का कोई दबाव नहीं था। पहलगाम का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, नरेंद्र भाई मोदी और हमारी सेना ने सिंदूर का जो चलाया, तो सिंदूर के माध्यम से पूरे भारत का जो नाम सबसे ऊंचा किया
और उन लोगों को दंडित किया, पकड़ के लाया। हमने तो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में देखा, पहले भी देखा आपने कि घर में घुस के मारने की जो क्षमता है, जो नरेंद्र भाई मोदी के शासन में हमारे वीर जवानों को अधिक मौका दिया है, उनकी सुविधाएं दी हैं, बॉर्डर पर रह रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और नए नए टेक्निकल विकास हुआ है तो नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। तो सवाल वही आकर उठता है कि उनके इतने सारे आतंकवादी हैं, उनमें से 2 दिन में कितने से आतंकवादी मरे, बाकी तो बच गए, तो सबको क्यों नहीं मारा? देखिए, ऐसा नहीं है सबको नहीं मारा हो, लेकिन एक आज किसी 100% कभी कोई काम नहीं करता है। अगर आपने 99% काम कर दिया, आपने 98% काम कर दिया, तो आप 100% कहलाओगे। 1-2 व्यक्ति बच गए, लेकिन मारा जवाब दिया भारत की सेना। प्रमुख उपलब्धि आप पिछले 12 साल की, उनमें प्रमुख उपलब्धि कौन कौन सी? देखिए, प्रमुख उपलब्धि थे जो देश को शक्तिमान की जो बना था, महान शक्ति के रूप उभारा भारतीय जनता पार्टी के साथ नरेंद्र भाई मोदी कार्यकाल में। पूरे विश्व में आर्थिक संकट आ रहा है, लेकिन भारत उस आर्थिक संकट से बहुत दूर है। और प्रकृति की परमाणु प्रवृत्ति देख लीजिए और नई टेक्नोलॉजी को विकास को देख लीजिए, तो युवाओं को और नई संसद भवन जो कितना पूरा विश्व भारत का जो संसद भवन बना, नया संसद भवन दे दिया भारत को। ऐसे बहुत सारे, और मोदी जी का जो विजन है कि अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति हो, तो उसको आगे लाने का वो सदा कार्य किया और वो काम कर रहे हैं। हमारे सांसद, हमारे मंत्री और हमारे विधायक सब चाहते हैं कि भारत का विकास हो, लास्ट पंक्ति का बैठा व्यक्ति का भी काम हो, उसका विकास हो। एक लाइन में अगर पूछा जाए आपसे, भाई 12 साल का कार्यकाल कैसा है, तो क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा कार्यकाल है और ऐसा कार्यकाल आज तक हुआ नहीं और आगे होने का नहीं। वहीं कांग्रेस की राय इससे एकदम उलट है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने आरोप लगाया कि 12 साल का कार्यकाल देश को बर्बाद करने जैसा रहा है। मौजूदा दौर में विदेश नीति फेल है और आर्थिक संकट आ चुका है। वहीं सरकारों की चोरी सहित सांसदों और विधायकों की चोरी की जा रही है। आप पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों का उदाहरण सबके सामने है। इसके अलावा टीएमसी को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के भी आरोप लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 12 साल का पूरा हो गया है, कांग्रेस के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब उनका जो 12 साल का कार्यकाल है, आप पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, किस रूप में देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया है? नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है, जो 2014 में जिन चीज़ों को लेके वो आए थे कि भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे, काले धन को वापस ले आएंगे, महंगाई कम कर देंगे, उस पर तो वो बिल्कुल फेलियर रहे हैं। उनका कोई कार्यकाल मैं तो उसको कुछ मानता ही नहीं हूँ। वो झूठ पे और धर्म पे चल रहा है उनका कार्यकाल। जनता को झूठ बोल के वो सत्ता हथियार है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी संविधान के अंदर जो भी है, निर्वाचन आयोग है, अपना CBI है, जो भी अपने जो संवैधानिक संस्था हैं, उन पर कब्जा कर रहे हैं और उनको कब्जा करके उनसे लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं और उनके द्वारा ये जीत हासिल कर रहे हैं। कोई उनकी खुद की पर्सनल कोई बीजेपी की उपलब्धि नहीं, कोई नरेंद्र मोदी की उपलब्धि नहीं, ये एक झूठ की उपलब्धि है इनकी। आपका कहना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जो वायदे किए थे जनता से, वो वायदे पूरे नहीं किए। आपका कहने का मतलब ये है? आज एक भी वायदा अगर पूरा किया हो तो आप बता दें। हर चीज़ की कीमत 3-3, 4-4 गुना हो गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है। क्या रोजगार दिया? इन्होंने नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा एक योजना ऐसी चलाई थी जो आम आदमी को, जिसमें उनको फायदा होता, आम आदमी के घर में रोज के पैसे पहुंचते थे, आज उसको भी वो खत्म कर रहे हैं, खत्म ही कर दी करीब करीब। सर, विदेश नीति और आर्थिक नीतियों की बात की जाए, क्या करना चाहिए? विदेश नीति में तो फेलियर है। विदेश नीति में आज आप मुझे बता दीजिए कि अपने यहाँ पे भारत के साथ कौन सा देश साथ है? आज मुझे लगता नहीं कोई भी देश इनके साथ खड़ा हुआ है। आर्थिक नीति की बात की जाए तो सर, आर्थिक नीति पे तो बिल्कुल फेलियर। तो विदेशी एक भी इनका विदेशी मित्र जो ये कहते थे मित्र वही सबसे ज़्यादा इन पर पेनल्टी लगा रहा है। क्या आर्थिक नीति है, क्या विदेशी नीति है, सब फेल है। सर, विदेशी कर्ज जिस हिसाब से बढ़ा है, जिस हिसाब से डॉलर के मुकाबले रुपये कमज़ोर हुआ है और देश में महंगाई बढ़ी है, तो ये बता रहे कि देश में के आर्थिक हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, जैसी उम्मीद, जैसे कह रहे हैं कि हम तीसरी अवस्था है, चौथी अवस्था है, तो अर्थव्यवस्था जिस हिसाब से गिर रही है तो नहीं कहा जा सकता कि मैं आपको बताऊं, रघु राजन जी जब थे यहाँ पे, उन्होंने इस बात को आज से 5-7 साल पहले कह दी थी इस बात को कि देश में आर्थिक संकट आने वाला है मोदी की नीतियों की वजह से, इनकी जो विदेश नीति है उसकी वजह से। वो एक पढ़े लिखे आदमी थे
और आज सत्ता जिन लोगों के पास है उनको इस तरह का कोई वो नहीं है कि विदेश नीति आर्थिक क्षेत्र में किस तरह आगे काम किया जाए, उनको नॉलेज नहीं। ये तो आप एक चीज़ बताइए, देश के अंदर महंगाई तो इन्होंने रोक के वो करके रखा कि बंगाल चुनाव जीत लें उसके बाद सिलेंडर के रेट बढ़ाएंगे, बंगाल का चुनाव जीत लें उसके बाद तेल की रेट बढ़ाएंगे। बंगाल चुनाव खुद तो कह रहे हैं, मीटिंग में आगे कह रहे हैं साहब उस पर बैटरी की गाड़ियों पे चलो, विदेश यात्रा बंद करो, सब कुछ करो। खुद वहाँ से ये भाषण दे के और तुरंत ही विदेश यात्रा पे चले गए, खुद ही बड़ी रैली करने चले गए। बड़ी रैली में कितना पैसा खर्च होता है आपको तो अंदाजा है। खुद के ऊपर कुछ नहीं कर रहे, सामने वालों को समझा रहे हैं कि देश के लोग ऐसे चले, देश की विपक्षी पार्टी ऐसे चले, खुद खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं। आज MP MLA कि पहले तो क्या है कि वोट ही चोरी करते थे, अब ये सीट भी चोरी करने लग गए। कल ही इन्होंने मध्य प्रदेश में क्या हाल किया, मीनाक्षी नटराजन का पर्चा जो खारिज किया उस पर कोर्ट का कोई किसी तरह का वो नहीं था। एक सिंपल एक तरीके से एक नोटिस था, उस नोटिस का उन्होंने जवाब दे दिया, कोई केस रजिस्टर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं ले रखा, फिर भी उसको कर दिया। तो ये तो चोरी में माहिर हो गए। तो आप पार्टी के जो 7 राज्यसभा सांसद और तृणमूल कांग्रेस के 20 लोकसभा सांसद को तोड़कर भाजपा में शामिल गए, इसको इस घटना को कैसे देखते हैं? ये तो सरासर चोरी है, सरासर भ्रष्टाचार है, सरासर पैसे का गेम है। वो वॉशिंग मशीन जो कहते हैं कि मोदी की वॉशिंग मशीन में अंदर जाएगा सब सही होकर निकलेगा, भ्रष्टाचारी भी अंदर जाएगा। वो आज आप बताओ इनके MPओ के खिलाफ। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के OBC विभाग जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर ने 12 साल को काला कार्यकाल करार दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को आंदोलन करने पड़े और 700 किसान शहीद हो गए, वहीं किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पाई, साथ ही मजदूरों के हालात खराब हैं और उद्योगपति मजे कर रहे हैं। उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ने के आरोप भी लगाए। गुर्जर ने कहा कि धनबल और बाहुबल से विपक्षी पार्टियों की सरकारों को गिराया जा रहा है। जो कांग्रेस के रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री रहने को। उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? अभी जो मैंने देखा है कि बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो सबसे लंबा कार्यकाल की बड़ी खुशी मना रहे थे कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने बहुत लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री रहे, परंतु विकास के नाम पे कोई खुशी नहीं, देश को डुबा दिया, यानी देश को खड्डे में दे दिया। देश में महंगाई बढ़ गई, युवा बेरोजगार हो गए, सांप्रदायिकता बढ़ गई। उसके अलावा जातिवाद और चोरी से ये चुनाव जीत रहे हैं, नहीं तो इनका जीतना एक दिन का विषय नहीं। सर, आप चोरी से किस तरह मानते हैं प्रधानमंत्री या भाजपा चुनाव जीत रही है? देखो, अभी जो बंगाल में चुनाव हुआ है जिसमें कितने वोटर काटे थे नहीं आपको पता है, उनकी वजह से ही इनकी जीत हुई है। ये कभी तो EVM में बेईमानी कर रहे हैं, कभी ये किसी प्रकार से कर रहे हैं। इन्होंने जो विकास करने की बात कही थी, देश का विकास करेंगे, गरीबी मिटाएंगे, एक पैसा भी तो बाहर से काला धन नहीं लाए। सोना पूरा का पूरा गिरवे रख दिया और बेच दिया, पूरी की पूरी सरकारी संस्थाएं थी जो बेच दी। युवा बेरोजगार डोल रहा है, किसान की आय दुगनी करने की कही थी जो खत्म हो गया। आज डीजल पेट्रोल के क्या भाव है, महंगाई कहाँ पे है, गरीब तो यानी कि। तो आपको लगता है कि आर्थिक मोर्चे पर और विदेश मोर्चे पर सरकार ने कैसा काम किया? आर्थिक मोर्चे पे फेल और विदेशी जो नीति थी जिसमें फेल। इनका कहीं पे नाम ही नहीं है, इनकी कहीं इज्जत ही नहीं है। आप बताइए ना, ट्रम्प की जी हजूरी कर रहे हैं, वो कहता है कि मैंने शीश बार रुकवाया है, मैंने ये किया है, वही मान रहे हैं। जवाब ही नहीं दे रहे, ये तो चमचागिरी कर रहे हैं। अच्छा सर, विपक्ष पे ये क्या जो जांच एजेंसी हैं केंद्रीय, चाहे वो CBI हो, इनकम टैक्स हो, तमाम जांच उनका विदेशी जो विरोधी नेता हैं, विरोधी पार्टियों के नेता हैं, क्या आपको लगता है कि उन पर कार्रवाई करते हैं, उनको डराते हैं? अब से पहले भी करी है, जो यानी कि दूसरी पार्टी का जो नेता था जिसके ऊपर ED की और जांच एजेंसियों की धमकी थी, धमकी देने के बाद में जब वो पूरा धन इनके पास में लेकर के चला गया, समर्पित हो गया, तो इन्होंने अपना लिया और उसका केस समाप्त कर दिया। बढ़िया तरीके से लूट के लाया, लुटेरा है, हमारे साथ में साझी हो गया।
ये कभी भी यानी कि लुटेरों की सरकार है और न्याय की है ही नहीं। सर, आप पार्टी के जिस तरह से 7 राज्यसभा के सांसद भाजपा में शामिल हुए हैं और तृणमूल कांग्रेस के भी 20 लोकसभा के सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं। पहले तो वो भ्रष्टाचारी थे जिनको ईडी की और जांच एजेंसियों की चिंता थी, कभी ये दबोच लें। दूसरी बात, इनको बहुत ज्यादा उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी अपनी तीसरी पारी खेल रहे हैं। वहीं लगातार इस पद पर उन्होंने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस कार्यकाल को लेकर सत्ता पक्ष की सराहना और विपक्ष की आलोचना का दौर जारी है। पुष्पेंद्र बसेंद्र, ATL न्यूज, अलवर। मुंडावर के सागर मोहल्ले में बुधवार रात अंधेरे के दौरान घर में घुसे सांप के डसने से 22 वर्षीय युवती रितिका की मौत हो गई। परिजन उसे पहले मुंडावर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने अलवर रेफर कर दिया। यहां गुरुवार रात करीब 11 बजे उपचार के दौरान रितिका ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों ने करीब 2.5 फीट लंबे सांप को भी मौके पर ही मार दिया। उधर मृतका के परिजन कालू ने बताया कि रात करीब 9 बजे अचानक बिजली चली गई थी और रितिका घर में अंधेरे में बैठी हुई थी। इसी दौरान मिट्टी के रंग का करीब 2.5 फीट लंबा सांप किसी तरह घर में घुस आया और उसने युवती के पैर पर डस लिया। रितिका के शोर मचाने पर परिजनों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा तो सांप दिखाई दिया, जिसे वहीं मार दिया गया। इसके बाद युवती की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। परिवार के अनुसार रितिका 2 बहनों में सबसे छोटी थी और उसके भाई की पहली मृत्यु हो चुकी है। वहीं पिता मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। रितिका की ऐसे में मौत से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। पिताजी का नाम क्या है? पवन। और कहाँ की रहने वाली है? मुंडावर में। मुंडावर में कौन सा गाँव है? सागर मोहल्ला। अच्छा, क्या हुआ था आज? सांप खाया था रात को। कहाँ पर? घर पे। कौन सी जगह खाया था? घर पे ही खाया था। आप पैर में? हाँ? पैर में खाए? पैर पे खाया। अच्छा, हम तुरंत ही ले आए। हाथ के हाथ। कहाँ लेके गए सबसे पहले? सबसे पहले मुंडावर के हॉस्पिटल में लेके गए। उन्होंने रेफर कर दिया, अनुकर को ले जाओ। उन्हें ग्लूकोज लगा दी थी, तो हम सीधा लोग लेकर आया, उतने में डेथ हो गई। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पर? हाँ, अब यहाँ पर बता रहे हैं उनको भी चेक करेंगे, भर्ती करेंगे। तो यहाँ पर क्या डेथ हो गई क्या इनकी? हाँ, डेथ हो गई। तो ये सांप कैसा कलर का था? सांप मट्टी कलर का। अलवर शहर के MIA में ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास एक युवक को कार ने टक्कर मार दी। इसके बाद कार चालक फरार हो गया। मौके पर गंभीर हालत में युवक पड़ा रहा और भीड़ जुट गई। इसके बाद ट्रांसपोर्ट व्यापारी सुरेश मेहता ने गंभीर घायल युवक को खुद की कार से जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद जयपुर रेफर कर दिया है। घायल युवक के हाथ पर मनोज राजौरिया लिखा हुआ है। बीजेपी के नेता और ट्रांसपोर्ट व्यापारी मेहता ने बताया कि वे MIA स्थित अपने ऑफिस से अलवर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में एक युवक रोड पर पड़ा दिखा, जिसके सिर से खून बह रहा था। इसके बाद वे उसे अलवर लाए और वन मंत्री संजय शर्मा के PA मनोज शर्मा से बात कर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसे अलवर से जयपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस उसके परिजनों की तलाश कर रही है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के पिनान में गुरुवार को पशु क्रूरता की घटना सामने आई है। निर्दयता की सारी हदें पार करते हुए अज्ञात व्यक्ति ने एक बेजुबान नंदी के कमर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया और कुल्हाड़ी को उसी के शरीर में फंसा हुआ छोड़ दिया। घायल नंदी दर्द से तड़पता रहा। वहीं सूचना मिलते ही बोरंगी धाम गौशाला और पशु चिकित्सकों की टीम घटना स्थल पर पहुंची। साथ ही कड़ी मशक्कत के बाद घायल नंदी को रेस्क्यू किया। पशु चिकित्सकों की टीम ने नंदी के शरीर में धंसी कुल्हाड़ी को बाहर निकाला और मौके पर ही उपचार शुरू किया। नंदी की हालत नाजुक बनी हुई है, लेकिन समय पर मिले उपचार से उसकी जान बच गई है। गौसेवक अजय महाराज ने पूरी घटना की जानकारी दी। जय श्री राम, जय गौ माता की। आज सूचना मिली पिनाड़ गांव में एक नंदी महाराज के किसी अज्ञात आदमी ने कुल्हाड़ी शरीर में मारी हुई है और कुल्हाड़ी अंदर ही गच की हुई थी। सूचना मिलते ही टीम मौके पे पहुंची है और यहाँ लोकल जो मेडिकल टीम है पशुपालन विभाग से, उन्होंने आकर कुल्हाड़ी निकाली सकुशल और नंदी महाराज के टाके लगाकर इलाज कर दिया है। अब नंदी महाराज स्वस्थ है। नंदी महाराज को इलाज करके छोड़ दिया गया है।
वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने अलवर सर्किट हाउस में सुचारू विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के संबंध में बैठक ली। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि तूफान और अंधड़ आदि हालात में आमजन को विद्युत एवं पेयजल की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए अधिकारी जिले सहित शहर में निर्बाध विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करे। साथ ही इससे जुड़ी शिकायत आने पर आमजन के फोन उठाकर परिवेदना का निराकरण किया जाए। वहीं अधीक्षण अभियंता खुद विद्युत एवं पेयजल व्यवस्थाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग करे। अलवर शहर विधायक और मंत्री शर्मा ने कहा कि इसमें कोताही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पटरी पार क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए राजश्री कॉलेज के पास एवं अंबेडकर नगर में बनाए जाने वाले 33 केवी सब स्टेशन के कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आमजन को सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए शहर में नए बोरिंग कराए गए हैं। साथ ही आवश्यकता के अनुसार और अधिक बोरिंग कराने के प्रस्ताव तैयार किए जाएं। वहीं बोरिंग के खराब होने पर उसे यथाशीघ्र दुरुस्त कराया जाए। बैठक में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता RS बंसल, जलदाय अधीक्षण अभियंता रमेश चंद सैनी सहित अन्य अभियंता मौजूद रहे। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने VC कक्ष में बैठक लेकर नवाचार अलवर संपदा की प्रगति को लेकर समीक्षा की। इसके जरिए QR कोड के माध्यम से विकास कार्यों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों से जुड़े विभागीय अधिकारियों को प्रगतिरत कार्यों की पूरी जानकारी QR कोड पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अलवर संपदा के माध्यम से प्रथम फेज में अलवर शहर एवं नगर विकास न्यास परिक्षेत्र में जारी विकास कार्यों की जानकारी इसके जरिए मिल सकेगी। कार्य संचालन स्थल पर लगी QR कोड पट्टिका से मोबाइल पर स्कैन करते विवरण प्राप्त हो जाएगा। बैठक में UIT सचिव धाईगुड़े स्नेहल नाना, PWD के अधीक्षण अभियंता भूरी सिंह और CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा सहित कार्यकारी एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित रहे। अलवर शहर के स्कीम 4 स्थित फूटी खेल मोहल्ले में पाइपलाइन लीकेज होने के कारण पिछले कई दिनों से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। एक ओर सरकार जल संरक्षण का संदेश दे रही है, वहीं दूसरी ओर संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस दिशा में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। मोहल्ले वासियों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक पाइपलाइन की मरम्मत नहीं कराई गई है। गौरतलब है कि हाल ही में वन मंत्री संजय शर्मा ने अधिकारियों को पेयजल व्यवस्था पर सतत निगरानी रखने और शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद फूटी खेल क्षेत्र में लीकेज की समस्या का समाधान नहीं होना विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। हिट एंड रन प्रकरणों में पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को समयबद्ध राहत और मुआवजा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पहल की गई है। प्राधिकरण के सचिव में ADJ मोहनलाल सोनी के नेतृत्व में आयोजित बैठक में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण और आवेदन प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए रणनीति बनाई गई। अपूर्ण आवेदन वाले हिट एंड रन मामलों में पैरालीगल वॉलंटियर्स को नियुक्त कर पीड़ित परिवारों एवं संबंधित पुलिस थानों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाएगा। मोहनलाल सोनी ने कहा कि हिट एंड रन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को न्याय एवं राहत दिलाना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्राथमिकता है। SP द्वारा भी PLV को सहयोग करने को लेकर सभी थाना अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। BSNL यूनियन की जिला कार्यकारिणी की आम सभा संगठन कार्यालय में संपन्न हुई। इसमें उन सुधारों पर चर्चा होगी जिसमें उपभोक्ताओं को सुचारू सेवा प्रदान की जा सके। जिला संरक्षक मनमोहन सैनी ने बताया कि BSNL की 4G स्पेक्ट्रम सुविधा हर कस्बे में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आम सभा में जिला अध्यक्ष SK मीणा, पीताम्बर लाल सैनी, सचिव घनश्याम सैनी सहित यूनियन के सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं मनमोहन सैनी, संरक्षक BSNL एम्प्लॉइज यूनियन। आज BSNL जिले की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, जिसके अंदर आज BSNL की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा हुई और हम किस तरह से सुधार कर सकते हैं। आज जो BSNL की स्थिति है ये कर्मचारियों की वजह से नहीं है, ये गवर्नमेंट की वजह से है। गवर्नमेंट BSNL को चलने नहीं देती। हम बार बार स्पेक्ट्रम की मांग करते हैं कि हमको 4 स्पेक्ट्रम दो। कागज़ों में तो 4 स्पेक्ट्रम मिल गया, लेकिन हमको आज तक नहीं मिला। कॉल ड्रॉप्स होते हैं, प्रॉपर नेट मिलता नहीं। तो हम भारत सरकार से, संचार मंत्री से ये मांग करते हैं कि वो हमारे को स्पेक्ट्रम दे, जिससे कि हम अच्छी सर्विस दे सकें। आज जिस तरह से जो भी अगर FTTH के कनेक्शन देने हैं तो वो BSNL के कर्मचारी नहीं दे पाते, बल्कि प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनके थ्रू दिया जाता है। और उनकी मनमानी ये है कि वो कनेक्शन दे भी नहीं भी दे
कम से कम 50% उनको बेनिफिट्स मिलता है जो जितना भी वो आते हैं, लेकिन उसके बाद भी स्थिति खराब है। तो हम भारत सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जो ये प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं इनको BSNL से हटाएं और ये ठेका प्रथा बंद करें। अलवर के नवाबपुरा मोहल्ला स्थित स्वामी गंगाधर गुरुद्वारे में 14 से 16 जून तक सिंधु प्रवाह दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत 14 जून को सुबह 4 बजे स्वामी गंगाधर की प्रतिमा पर दुग्धाभिषेक से होगी। इसके बाद सुबह 7 बजे अखंड पाठ और 8 बजे कीर्तन दरबार आयोजित किया जाएगा। वहीं दोपहर 12 बजे लंगर होगा। इसके अलावा 15 जून को अन्य कार्यक्रमों के साथ रात 8 बजे संतरेन डॉक्टर हरभजन शाह सिंह महाराज के प्रवचन होंगे। 16 जून को सुबह 7 बजे अखंड पाठ का भोग पड़ेगा और अन्य आयोजन किए जाएंगे। स्वामी गंगाधर की स्मृति में हर साल यह कार्यक्रम किए जाते हैं। बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में करीब 23 वर्ष तक सेवा दे चुके शिक्षाविद प्रोफेसर रमेश बैरवा का एक कार्यक्रम में अभिनंदन किया गया। उन्हें छात्र, शिक्षक एवं सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने शोल उड़ाया। साथ ही स्मृति चिन्ह एवं महापुरुषों की तस्वीर भेंट की। इस अवसर पर आयोजित परिचर्चा में उनकी पत्नी और CPIM की अलवर जिला सचिव रईसा ने स्वागत उद्बोधन दिया, जबकि साहिल ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। दलित शोषण मुक्ति मंच जिला संयोजक एडवोकेट BL वर्मा, रुकटा में सक्रिय रहे डॉक्टर महेश गोठवाल, प्रोफेसर डॉक्टर रामानंद यादव, डॉक्टर भरत मीणा, प्रोफेसर सुंदर बसवाल सहित फतेह सिंह ने इस मौके पर विचार रखे। साथ ही प्रोफेसर बैरवा द्वारा शोषित, पीड़ित, दलित एवं वंचित वर्गों के लिए किए गए संघर्षों को सराहा। वहीं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष एडवोकेट रिंकू वर्मा ने सामाजिक जुल्म और जातियों के खिलाफ इस संघर्ष में साथ देने की बात कही। C2 के जिला संयोजक मोहन सिंह राघव एवं कामरेड रजनी शर्मा ने भी मजदूर किसान के हकों के लिए लड़ाई में सहयोग की अपेक्षा जताई। वहीं प्रोफेसर रमेश बैरवा ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद अब मजदूर, किसान और वंचित वर्ग के मुद्दों पर विशेष फोकस रहेगा। अलवर बस स्टैंड में मनुबाग की ओर जाने वाले रास्ते पर जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। यहां गंदगी में आवारा पशु मुंह मारते रहते हैं। वहीं रात को अंधेरा रहने के कारण हादसे का भी खतरा बना हुआ है। इसी मार्ग से बसों की आवाजाही होती है, लेकिन अधिकारियों द्वारा सफाई व्यवस्था को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अलवर रेलवे स्टेशन से सर्किट हाउस तक रोड के दोनों तरफ लगे पेड़ काटे जाने और गंदगी के आलम को लेकर आरोप सामने आए हैं। कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार खंडेलवाल के अनुसार पूर्व सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के कार्यकाल में काली मोरी फाटक से सामोला चौक तक फ्लाईओवर बनवाया गया था। उस दौरान रेलवे स्टेशन से सर्किट हाउस तक काफी संख्या में पेड़ लगाए गए थे, लेकिन पिछले वर्षों में यह पेड़ काटे जाने के साथ ही क्षेत्र में लगातार कचरा डाला जा रहा है। खंडेलवाल ने कलेक्टर से इस क्षेत्र का निरीक्षण कर नगर निगम आयुक्त को निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा गुरुवार को MR होम मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। इसमें 35 बालक और 10 स्टाफ लाभार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान PLV रेखा मेहलावत द्वारा विशेष योग्यजनों के अधिकारों, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, विकलांगता प्रमाण पत्र, UDID कार्ड और विभिन्न योजनाओं पर जानकारी प्रदान की गई। वहीं मानसिक रूप से बीमार और बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों को विधिक सेवाएं योजना के प्रावधान बताए गए। साथ ही विभिन्न जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श एवं अधिवक्ता की सुविधा आदि की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। वहीं प्राधिकरण के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1500 की जानकारी प्रदान की गई। जिला कांग्रेस कमेटी के अन्य पिछड़ा विभाग जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर के नेतृत्व में फल वितरण किया गया। कार्यकर्ताओं ने अलवर के कालाकुआ स्थित गुरु कृपा अपनागर आश्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर फल वितरित किए। OBC विभाग के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर ने बताया कि किसान नेता राजेश पायलट ने सभी वर्गों के हितों के लिए काम किया। साथ ही गुर्जर समाज को भी OBC में शामिल कराया था। इसके अलावा उन्होंने लगभग प्रत्येक गांव को दूर संचार के माध्यम से जोड़ा था। आज उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर उनके पुत्र सचिन पायलट चल रहे हैं। राजेश पायलट की 26वीं पुण्यतिथि है। OBC प्रकोष्ठ के आप जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए? मैं उनके बारे में जो भी कुछ करूँ, जो करूँ, क्योंकि गरीब के, किसान के और जबकि पूरी ही यानी कि जनता के वो मसीहा थे, उनके बराबर का कोई भी राजनेता हुआ नहीं। आपको लगता है कि किसानों की लड़ाई पायलट साहब ने लड़ी
और गांव का जो आदमी था, ग्रामीण आदमी था, गांव का आदमी था, किसान था, मजदूर था, सबकी आवाज उठाई। बिल्कुल दूर संचार से लेकर के सारा का सारा उनका एक ही कहना था कि जब तक गांव का गरीब का किसान का बेटा जो सरकारी योजनाएं जो बनती हैं उनमें जाकर के उन योजनाओं को बनाने वाला जब तक नहीं बनेगा, जब तक देश का विकास नहीं होगा। उनका सपना था शिक्षा और कंप्यूटर जो यहाँ पे चलाया था, दूर संचार चलाया था, जिनका सबका जनक थे वो यहाँ पे लाए। गुर्जर समाज की बात की जाए तो गुर्जर समाज को ओबीसी में शामिल करने का काम पायलट साहब ने कराया था। आपको लगता है कि गुर्जर समाज के लिए भी पायलट साहब ने ओबीसी में शामिल करके एक सरकारी नौकरियों में जाने का रास्ता खोला था? देखो, कोई किसी प्रकार से शायद एक कम्युनिटी का समझता होगा, एक जात का समझता होगा पायलट साहब को, परंतु पायलट साहब 36 कौम के नेता थे, पूरे हिंदुस्तान के नेता थे। ओबीसी की उन्होंने लड़ाई लड़ी, ओबीसी से वो आते थे, ओबीसी को हक दिलाया। आज उस हक की वजह से हमें यानी कि आरक्षण मिल रहा है और नौकरियों में लाभ मिल रहा है। सर, आपको लगता है कि राजेश पायलट के कारण ही जो दौसा है वो जिला बन पाया, जो बहुत बड़ी समस्या थी दौसा जिले की, तो दौसा जिले का गठन राजेश पायलट की वजह से हुआ? मैं ये कह रहा हूँ कि पहले उन्होंने शुरुआत में भरतपुर लोकसभा से चुनाव लड़ा था यहाँ से। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का, आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। वो चाय ले लो, दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence.
The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating, and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSE, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-paced is no recommendation. Kindly come, visit us, and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अकबरपुर थाना अंतर्गत उमरेण गांव की महिला को खेत में मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। यह महिला फसल की रखवाली के लिए गई थी और उसने अज्ञात लोगों को अपनी ट्यूबवेल के वायर तोड़ने पर रोका था। ऐसे में इन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। इस प्रकरण में ग्रामीण बड़ी संख्या में अकबरपुर थाने पहुंचे। पीड़िता इंदिरा देवी के बेटे चंदन यादव ने बताया कि मंगलवार को उनके खेत में अज्ञात युवक को सब्जी तोड़ने से रोकने पर वह धक्का मुक्की कर भाग गया था। वहीं बुधवार को यह युवक अपने साथियों के साथ बाइक पर पहुंचा और इंदिरा देवी के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर डाली, साथ ही सोने की बाली भी ले गए। पीड़िता का उमरेण अस्पताल में उपचार करवाने के साथ ही अकबरपुर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। यह भी आरोप है कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज तलाशने के दौरान माचड़ी गांव के कुछ लोग लाठी डंडों से हमला करने आ गए। वहीं सरपंच प्रतिनिधि भवेंद्र पटेल, उप प्रधान महेश सैनी और गिरिराज यादव आदि ने इस पर आक्रोश जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो औरत को बेअदब कर दी और हमारे थाने SHO सीमा सिनवाल जी हैं, इनका बहुत अच्छा काम चल रहा है यहाँ साइबर क्राइम का, उस पर उनसे रोक लगाई है। और मैं ये चाहता हूँ इनको आगामी 10 साल तक अकबरपुर थाने में ही यथा स्थिति रखा जाए, जैसे कि क्राइम ब्रांच और ये चोरी चकोरी का काम सब खत्म हो जाए। मैडम का काम बहुत अच्छा है, आगामी 10 साल तक अकबरपुर थाने में यथा स्थिति इसको रखा जाए। जो ये घटना हुई है बहुत निंदनीय है। जो महिला खेत पर अपने काम कर रही थी, वहाँ जाके ज़बरदस्ती करना, पहले उसके साथ मारपीट की, और जो उससे बड़ी बात है वो ये है कि दूसरे दिन द्वेषता रखते हुए महिला के साथ, तो वैसे भी अपन वो रखते हैं कि भाई दया का भाव रखते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दूसरे दिन उस महिला के साथ 5-7 आदमी आए और बेरहमी से उसको मारा है, पीटा है और ज़बरदस्ती लात घूसे भी दिए हैं और पूरे कपड़े वपड़े फट के बेअदब कर दिया महिला को। ये इससे हमारे पूरे गांव में रोष है, रोष व्याप्त है। सभी लोग आप देख रहे हो कि जैसी स्थिति है, अगर ये कोई बड़ा रूप लेती है तो इसको स्वयं जिम्मेदार होंगे वो लोग। अगर ऐसा करने पे जो हमारा भाईचारा यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो है सामाजिक तत्व हैं, उनको संभाल कर आके गाँव की भी जिम्मेदारी बनती है
कि जो लोग हमारा भाईचारा खत्म करते हैं उनको संभाल कर आके ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं देनी, अच्छा नहीं होगा। थाने में आए तो आपने मामला दर्ज करा दिया? थाने में कौन कौन लोग हैं? रिपोर्ट दर्ज करा दी है और मैडम ने हमें आश्वस्त किया है कि पूरी कार्रवाई करेंगे और अब पूरा गांव हमने फैसला किया है कि हम एसपी साहब से मिलने जाएंगे। हमारा एक जंगल माचड़ी गांव के पास में लगता है। माचड़ी गांव के लोग लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो अपने आप को अल्पसंख्यक कहकर अपनी संरक्षण करने का प्रयास करते हैं, ये लोग आए दिन क्षेत्र में आतंक मचाते हैं। चोरी का इन लोगों का काम है। सभी लोग या तो बजरी चोरी करते हैं या तार चोरी करते हैं या मोटर की झटका मशीन जो हमारे खेतों में लगी हुई है उनकी चोरी करते हैं। रामगढ़ में बलाई समाज मंदिर कमेटी की ओर से 2 दिवसीय मीठे पानी की छबील लगाई गई है। रेलवे फाटक के समीप स्थित नरसिंह भगवान मंदिर परिसर में लग रही छबील पर लगातार मीठा पानी और बिस्कुट वितरित किए जा रहे हैं। इसके जरिए भीषण गर्मी से परेशान राहगीरों और वाहन चालकों को राहत पहुंच रही है। मंदिर कमेटी अध्यक्ष मास्टर छगनलाल के अनुसार तेज गर्मी के चलते समाज के लोगों ने एक बैठक कर यह निर्णय लिया था। वहीं नरसिंह भगवान मंदिर में पहले से ही वाटर कूलर की व्यवस्था भी है। इससे दिन भर में हजारों लोग ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। वहीं छबील लगने से अब यह सिलसिला और आगे बढ़ गया है। विभिन्न वर्गों ने बलाई समाज के इस प्रयास को सराहा है। दलित उत्थान संघर्ष सेवा समिति की बैठक खैरतल में हरसोली रोड स्थित प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के पीछे आयोजित की गई। इसमें समाज सेवा कार्यों सहित 15 जून को स्थापना दिवस समारोह मनाने पर चर्चा हुई। यह बैठक समिति के चेयरमैन श्यामलाल जाजोरिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। वहीं इस दौरान शिवली राम, संतराम, दर्शन सिंह, कमलेश कुमार, सुरेश बाबू, अंतर सिंह, रिंकू, किशनलाल जाटव और कन्हैया आदि मौजूद रहे। आज दिनांक 10/6/2026 को दलित उत्थान संघर्ष सेवा समिति की बैठक समिति के कार्यालय हरसोली रोड प्राथमिक विद्यालय विद्या मंदिर स्कूल के पीछे वार्ड नंबर 7 में आयोजित हुई। आज की बैठक में हमने दिनांक 15/6/2026 को समिति के स्थापना दिवस मनाने पर चर्चा हुई। सभी साथियों ने समिति के स्थापना दिवस मनाने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया। हम समिति का स्थापना दिवस सर्वसम्मति से बहुत अच्छे हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। आधुनिक अलवर के निर्माता राजर्षि महाराजा सवाई जयसिंह की 144वीं जन्म जयंती 14 जून को मनाई जाएगी। मुख्य कार्यक्रम अलवर के मोती डूंगरी पार्क में आयोजित होगा। साथ ही मालाखेड़ा, जमालपुर, मुंडिया और चोमू में भी जयंती समारोह होंगे। आयोजकों ने बताया कि अलवर रियासत के महाराजा रहे जयसिंह का जन्म 14 जून 1882 को विनय विलास पैलेस में हुआ था। 10 दिसंबर 1930 से उन्होंने राजकाज संभाला और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ रहकर सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए काम किया। महाराजा जयसिंह ने 1908 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाकर कार्यालयों में हिंदी का उपयोग अनिवार्य किया था। 1920 में ग्राम पंचायतों की स्थापना, 1928 में धर्म परिवर्तन पर रोक लिए कन्वर्जन एक्ट, बाल विवाह और मृत्यु भोज पर पाबंदी जैसे कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए। 1930 में राजर्षि कॉलेज की स्थापना भी उनके कार्यकाल में हुई। आयोजन से जुड़े दशरथ सिंह शेखावत के अनुसार 14 जून को सुबह 7 बजे सागर से राज परिवार के मोक्षधाम में छतरी पर प्रार्थना सभा का आयोजन होगा। राजर्षि जयसिंह जी अलवर के महाराजा थे। हम सभी समाज के लोग उनकी छतरी है, पहले वहाँ जाकर के पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद यहाँ मोती डूंगरी चिल्ड्रन पार्क में हमने उनकी मूर्ति पूरे अलवर में लगी हुई है। तो सभी समाज के लोग 9 बजे सुबह आकर के और माल्यार्पण करेंगे तथा कुछ भजन कीर्तन करके और एक मीटिंग का आयोजन करेंगे। कमला या परमा एकादशी पर बुर्जा स्थित मंदिर के बाहर मीठे जल की प्याऊ लगाई गई। पुरुषोत्तम मास की आखिरी एकादशी पर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी किए गए। उधर बुर्जा में लगाई गई मीठे जल की प्याऊ से अलवर मालाखेड़ा मार्ग पर सफर करने वाले राहगीरों को राहत मिली। और वहीं परमा एकादशी पर बड़ौदा में स्थित बांके बिहारी सत्संग समिति की महिलाओं द्वारा भव्य सत्संग किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने भगवान श्री बांके बिहारी के भजन कीर्तन किए। समिति की सदस्य रेखा सोनी ने बताया कि भगवान श्री बांके बिहारी का विशेष श्रृंगार का विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद ठाकुर जी को विभिन्न व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया। वहीं प्रसाद का वितरण भी हुआ। बड़ी संख्या में भक्तों ने कार्यक्रम में भाग लेकर धर्म लाभ प्राप्त किया।
अकबरपुर क्षेत्र के नटनी का बारा स्थित भगवान देवनारायण मंदिर परिसर में बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की 26वीं पुण्यतिथि प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर मंदिर परिसर में स्थापित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। समाजसेवी प्रेम पटेल ने बताया कि राजेश पायलट ने किसानों, मजदूरों और आमजन के हितों के लिए हमेशा संघर्ष किया था। उधर ग्रामीण तोताराम ने कहा कि आज भी युवा राजेश पायलट के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उनके व्यक्तित्व और कर्तव्य को याद करते हुए समाज सेवा एवं जन कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। पायलट साहब के पद चिन्हों पे आज हमारे युवा चलकर उन्होंने वो साबित किया है। जैसे पायलट साहब कहते थे, जब तक गरीब किसान और मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख कर उन कुर्सियों पर नहीं पहुंचेंगे जहां देश की नीतियां बनती हैं, तब तक इस देश का भला नहीं होगा। तो आज उस मुकाम पे गरीब किसान और मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख कर ऊपर पहुंच रहे हैं। इसी के साथ आज हम सारे आसपास के लोगों ने आज श्रद्धांजलि दी है पायलट साहब। पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में हमारे यहाँ इलाके के लोग, मौजूदा लोग सभी आए हैं और राजेश पायलट साहब का आज पुण्यतिथि पर उनको याद किया। आज उनकी 26वीं पुण्यतिथि है और उसको प्रेरणा दिवस के रूप में हम जब से वो गए हैं हम मनाते आए। हमारे इलाके के अंदर पायलट साहब ने पहला चुनाव लड़ा था जो भरतपुर से थे। आज भी वो जनता उनसे जुड़ी हुई है और उनकी यादों को आज भी समाये हुए हैं। पायलट साहब किसानों के मसीहा थे, गरीबों के मसीहा थे। इब्तिदा संस्था द्वारा उमरेन पंचायत समिति क्षेत्र में भूमि साक्षरता अभियान के तहत भूमि सखी आमुखीकरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर 5 पंचायतों के 14 गांवों से 14 भूमि सखियों का चयन किया गया। साथियों ने जमीनी अधिकारों एवं भूमि साक्षरता संबंधी कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया गया। इब्तिदा संस्था के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अमरदीप एवं मंजू ने इस दौरान विभिन्न गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पिंकी सैन, आनंद सैनी, शीतल एवं आशा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने सुझाव साझा किए। बड़ौदा में नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। साथ ही रैली निकालकर अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि ठेका व्यवस्था के तहत उनका लगातार शोषण हो रहा है, वहीं श्रम कानूनों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। सफाई कर्मचारियों की रैली मुख्य मार्गों से होते हुए पुलिस थाने के समीप पहुंची। यहां कर्मचारियों ने नारेबाजी की और बाद में अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें समय पर नियमित वेतन नहीं मिल रहा है और न्यूनतम मजदूरी से भी वंचित रखा जा रहा है। पिछले 1 वर्ष से उन्हें ईपीएफ और ईएसआई जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों ने मांग की कि नगर पालिका में लागू ठेका व्यवस्था समाप्त कर सभी सफाई कर्मचारियों को संविदा पर नियुक्त किया जाए। साथ ही नवीन मजदूरी दरों के अनुसार वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा नए टेंडर में कम से कम 80 कर्मचारियों को कार्य पर लगाने पर भी जोर दिया गया है। आज हमने नगर पालिका के बड़ौदा में ज्ञापन दिया है अधिशासी अधिकारी को। हमारी इसमें मांग है सर, हमारे कर्मचारी यहाँ पर जो लग रहे हैं सफाई कर्मचारी, उन सभी का वेतन बढ़ना चाहिए। 6500 रुपये इनको मिल रहे हैं और उसमें से भी काट पीट लेते हैं ठेकेदार, ये मिलके सब खा लेते हैं। तो हमारे इनको क्या मिल रहा है? 6500 रुपये में क्या होता है? बच्चे को नहीं पढ़ा पाते, घर का खर्चा नहीं चला पाते। तो हमने आज इनसे जयन साहब को ज्ञापन दिया है कि भाई इन सभी लोगों का वेतन बढ़वा कर और जितने आदमी का टेंडर है उतने आदमी यहाँ पर कर्मचारी जो लगाए जाएं। कितने आदमी का टेंडर है? सर लगभग 80 आदमी का टेंडर, 80-90 आदमी का टेंडर चल रहा है। कितने तनख्वाह का चाहते हो? तनख्वाह हमारी ये 10,200 सभी कर्मचारी की हो जाए, ये हमारी मांग है। प्रशासन से भी और सभी से हमारी मांग है। आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, पहले मैं भूल गया था। अगर मान लीजिए तो हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। आज से हमारी हड़ताल ज्ञापन देने के बाद आज शुरू हो गई है। जब तक हमारा समाधान नहीं होता है नगर पालिका के स्तर से तो हमारी हड़ताल जारी रहेगी, चाहे हमें महीने लगे, चाहे 2 महीने लगे, चाहे हमें कलेक्टर का घेराव करना पड़े। नौगांवा तहसील के मोहम्मदपुर में महिला आजीविका संवर्धन कार्यक्रम के तहत पशु स्वास्थ्य जांच एवं बांझपन उपचार शिविर लगाया गया। इब्तिदा संस्था और एक्सिस बैंक फाउंडेशन के सहयोग से यह कार्यक्रम चल रहा है। क्षेत्रीय समन्वयक जीतराम ने बताया कि शिविर में राजकीय पशु चिकित्सालय नौगांवा से डॉक्टर भगवान साय ने पशुओं का उपचार किया। इस दौरान पशुपालकों को उन्नत पशु प्रबंधन के साथ पशुओं के खानपान, रख रखाव और मौसमी बीमारियों से बचाव के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। आयोजन में मोहम्मदपुर से आजीविका सखी पुष्पा सहित पशुपालक सदस्य कमलेश, मंजू, ब्रजलता, धर्मवती, कौशल, माया, गीता और शरबती आदि शामिल हुए।
खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला जल एवं स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उन्होंने जिले में स्वीकृत एवं प्रस्तावित जल योजनाओं की प्रगति के संबंध में चर्चा की। साथ ही ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान पानी के सैंपल लेकर गुणवत्ता जांचने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिस भी ग्राम पंचायत में टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है, इसकी जानकारी सप्लाई से पूर्व वहां के आमजन तक पहुंचाई जाए। उधर अधीक्षण अभियंता धर्मवीर सिंह ने बताया कि जल जीवन मिशन में 548 ग्राम स्वीकृत हैं। इनमें से 502 ग्रामों में 1,27,675 जल कनेक्शन के मुकाबले 92,133 जल कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। खैरतल नगर परिषद द्वारा शहरी सेवा शिविर 2026 का आयोजन 12 जून से 15 जुलाई तक किया जाएगा। आयुक्त ने बताया कि शिविरों का आयोजन प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक नगर परिषद सभागार में किया जाएगा। इस दौरान संबंधित वार्डों के निवासियों की शिकायतों एवं जन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन स्वीकार कर उनका निस्तारण भी होगा। उन्होंने बताया कि 12 जून को वार्ड 6, 7 एवं 8 में शिविर लगाकर शुरुआत होगी। उधर 12 जून से 15 जुलाई तक ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। इन शिविर में राजस्व विभाग सहित कुल 22 विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। 12 जून को खैरतल तिजारा जिले के 7 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को बांसुर स्थित कालका माताजी मंदिर में पूजा अर्चना हुई। साथ ही प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन एवं राष्ट्र की निरंतर प्रगति और समृद्धि की मंगल कामना की गई। इस अवसर पर जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह एवं बांसुर विधायक देवी सिंह शेखावत के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी हुआ। तिजारा राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर की खैरतल तिजारा जिला कार्यकारिणी के चुनाव बुधवार को सैनी उच्च माध्यमिक विद्यालय में संपन्न हुए। इस चुनाव में विनोद कुमार माजरा को दूसरी बार जिलाध्यक्ष चुना गया है। वहीं पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित हुई। चुनाव अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य सुखीराम और सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक बलराज ने यह प्रक्रिया संपन्न कराई। प्रदेश उपाध्यक्ष किशोर गोरा ने चुनाव प्रवेशक के रूप में व्यवस्था संभाली। जिला निर्वाचन अधिकारी सुखीराम ने परिणाम घोषित करते हुए सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनमें जिलाध्यक्ष विनोद कुमार माजरा, जिला महामंत्री हरिराम मीणा, कोषाध्यक्ष हरि प्रसाद, जिला सभा अध्यक्ष करण सिंह, जिला उपाध्यक्ष कैलाश लवानिया, संगठन मंत्री विक्रम मीणा, महिला मंत्री मनीषा केला और उपाध्यक्ष किरण गोटवाल शामिल हैं। साथ ही कई प्रदेश महासमिति सदस्य चुने गए हैं। इस दौरान चुनाव पर्यवेक्षक किशोर गोरा ने संगठन की नीति रीति पर प्रकाश डाला, जबकि नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि संघ को और मजबूत बनाकर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से कराया जाएगा। बांसुर क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय में नवीन विज्ञान संकाय का शुभारंभ हुआ है। साथ ही लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित महाविद्यालय भवन का लोकार्पण जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह एवं बांसुर विधायक देवी सिंह शेखावत द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा कि बांसुर क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए दूर दराज के शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। वहीं जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान एक पेड़ मां के नाम पौधरोपण भी किया गया। आने वाले 2, 5, 7 सालों में आप देखेंगे कि जो हमारे घर में जो बिजली लगती है, उतना उत्पादन हम सब अपने घरों की छतों पर करने लगेंगे और सरकार के ऊपर बिजली का भार नहीं रहेगा और हमारे भी सब लोगों के जो बिजली का खर्च है वो बचेगा। रोजगार की बात करें तो 1,35,000 करोड़ के MOU जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले रिसर्जेंट राजस्थान के तहत किए, उनमें से 35 लाख करोड़ के काम धरातल पर उतर चुके और वो काम हमारे युवाओं को रोजगार देंगे। हमारे जो बच्चे कमाने खाने के लिए बाहर जाते थे, दूसरे स्टेटों में जाते थे, तो उनके लिए वो दूरी कम होगी, उन्हें यहाँ रोजगार उपलब्ध होगा और हमारा पूरा राजस्थान संपन्न होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रामबास स्थित चमत्कारी हनुमान मंदिर में आयोजन हुए। यहां आरती एवं हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसमें विधायक सुखद सिंह और अनेक पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, यशस्वी जीवन एवं निरंतर राष्ट्र सेवा की मंगल कामना की गई। साथ ही भगवान हनुमान से देश की सुख समृद्धि, उन्नति एवं विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए प्रार्थना हुई। वक्ताओं ने कहा कि यह ऐतिहासिक यात्रा सेवा, सुशासन, विकास और जन कल्याण के प्रति समर्पित नेतृत्व का प्रतीक है। राज्यसभा में राज्यसभा की 3 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। 2 सीटों पर भाजपा के सतीश पूनिया और अलका गुर्जर एवं 1 सीट पर कांग्रेस के नीरज डांगी ने जीत दर्ज की है। गुरुवार को इनके निर्विरोध चुने जाने का ऐलान कर दिया गया। गौरतलब है कि वोटिंग 18 जून को होनी थी, लेकिन 3 सीटों पर 3 ही प्रत्याशी होने के कारण इसकी जरूरत नहीं पड़ी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाले थे आज की हेडलाइंस पर। पेंशनर भवन में अनैतिक गतिविधियां सामने आने पर हुआ हंगामा और चपरासी को किया गिरफ्तार। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया था खुलासा। भारी जाब्ते के साथ चलाया बुलडोजर और हटाया अतिक्रमण। नयाबाद पुलिस सर्किल और आसपास हुई कार्रवाई। राष्ट्रीय तैराक को युवकों ने घेरकर की मारपीट। रूपबाज की घटना का सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने। और मोदी के 12 साल को भाजपा ने बताया ऐतिहासिक और कांग्रेस ने काला कार्यकाल दिया करार। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष की सामने आई प्रतिक्रियाएं। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।